हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और आज की क्लास में हम पहले एक्टिविटी यानी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लेके आगे बढ़ेंगे और हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैश फ्लो हमारा फाइंड होता है अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कैश का इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, हम उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, साइड में एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा फॉर्मेट है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है पूरा। और अब इसके बाद देख लीजिए इसको ध्यान से कि इतना बड़ा है, इसमें ऑपरेटिंग भी है, इन्वेस्टिंग भी है और फाइनेंसिंग भी है। सारी एक्टिविटीज़ के टोटल यहाँ पे यानी पूरा चार्ट बना हुआ है कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना इतना भी ईजी नहीं, क्योंकि दिखने में ही इतना बड़ा है, पूरा याद कैसे होगा। तो हम इसको अलग अलग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो एक एक एक्टिविटी को लेके चल रहे हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके का एक फॉर्मेट होगा। ठीक, सबसे पहला जो हमारा आता है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने का भी मेथड है तो और तरीका है उसका कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ाया जाएगा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, शॉर्ट में नहीं कि ऊपर ऊपर का पढ़ा के बस ख़त्म कर दिया, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन होगा। फिर इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, किसके लिए? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। अब ये एडजस्टमेंट कैसा होगा? देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके थ्रू आपने कितना कैश जनरेट किया, कितना कैश का इनफ्लो हुआ या कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, इसमें अगर कोई ऐसा आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग है या फिर नॉन कैश है, वो अगर इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो उसे हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्योरली किसका फाइंड करना है? ऑपरेटिंग का। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको ऑपरेटिंग का निकालना है तो जो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होगा उसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम प्लस हुए हैं, जैसे कोई गेन वगैरह हुआ, कोई इनकम ऐसा हुआ जो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है, तो उसे हम लेस कर देंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस या लॉस है आपका जो कि ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है या फिर वो आपका कैश रिलेटेड नहीं है। कैश रिलेटेड क्या होता है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? जैसे आप कुछ प्रोविजंस वगैरह करते हो, एस्टीमेट निकालते हो, वो सब नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कोई अदर पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। आप एक एस्टीमेटेड वैल्यू निकालते हो, जिससे अगर वो, जैसे आप क्या करते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करते हो, वो भी तो नॉन कैश आइटम है। कहीं पे किसी को ना तो पेमेंट हमने किया ना पेमेंट हमको मिला, हमने क्या किया? एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल ली कि हो सकता है इतने के डेटर हमको पैसा ना दें, तो उसको हमने निकाल इसलिए दिया ताकि बाद में हमारे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस या लॉस है जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, वो अगर प्रॉफिट से डिडक्ट हुआ तो उसे हम वापस से जोड़ लें, क्योंकि उसे माइनस नहीं करना चाहिए था ऑपरेटिंग के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें करना है। देखिएगा क्या क्या ऐड होगा। सबसे पहले डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस पे लगता है? जो हमारे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, अगर उन पे कोई डेप्रीशिएशन लगा है वो आएगा। गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स एमोर्टाइज। अगर कोई गुडविल, पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क एमोर्टाइज हुआ, यानी जो हमारी इनटैंजिबल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, जब उनकी वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसे अमोर्टाइजेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट,
तो ये भी तो हमारा ऑपरेटिंग वर्क नहीं है। बैंक से उधार लेना, ओवरड्राफ्ट करना, ये कोई बिजनेस थोड़े होता है, ये तो बिजनेस को सपोर्ट करता है फंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट हमने इस पे पे किया तो लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिवेंचर्स, बैंक से कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है या डिवेंचर इशू करके हमने फंड रेज किया, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट हमने पे किया होगा उसको ऐड करेंगे। राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर्स में आपने पढ़ा होगा अंडर राइटर कमीशन क्या होता है। और शेयर इशू एक्सपेंस अगर कोई है जिसका हमने पेमेंट कर रखा तो उसे भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स अगर हमने सेल किया और उस पर अगर हमारा लॉस हो रहा है तो उसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, और इसको यानी ये जो ऐड हमने किया है आइटम्स, इसका टोटल हम कर लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। इसके बाद इसमें से लेस क्या करना है, अभी आपसे बताया कि जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या कोई गेन है या फिर कोई नॉन कैश इनकम है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं, इसको नहीं जोड़ सकते। तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो ये इतना इसमें से माइनस होगा। और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये बोला जाएगा। अब यहाँ पे ऐड क्या होगा, कुछ चीजें और ऐड हमें करनी पड़ती हैं, तो वो क्या है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। अगर किसी भी करेंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो उसे यहाँ पे प्लस करना है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे जो करेंट एसेट्स है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ठीक है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे नहीं आएगा। ये दोनों चीजें हमारी ऑलरेडी कैश में काउंट होती हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटी में भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या हम इसमें ले सकते हैं, क्या नहीं लेंगे। तो जैसे आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा, ठीक है, या कोई भी ऐसा प्रोविजन जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्रेडिटर लिख सकते हो, बिल्स पेबल यानी ट्रेड पेबल्स आ सकता है आपका, ठीक है, ये सब आएगा। इसके बाद ध्यान रखना कि बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह भी मत लिखिएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी में जरूर दिया होगा लेकिन वो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, इसका पार्ट नहीं है। अब इसके बाद हमें लेस इसमें से कुछ करना है, क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसे हम लेस करेंगे। अब ये ऐड लेस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे नॉन ऑपरेटिंग हैं, नॉन ऑपरेटिंग होने की वजह से इनको ऐड लेस करना पड़ रहा है। जहाँ पे नुकसान हो रहा है और नॉन ऑपरेटिंग है उसको प्लस करना पड़ेगा, और जहाँ पे हमारा गेन हुआ होगा जो प्रॉफिट में जाके इंक्लूड हुआ होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होगा, और फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा इसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये क्या है हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसके बाद इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। क्या लेस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड। और जो करेंट ईयर में इनकम टैक्स पे किया गया है उसको लेस करेंगे, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। अब इसमें से हम प्लस या माइनस करेंगे जब एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, तो जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम, अगर निगेटिव रिजल्ट आता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा जाएगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम क्या है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, अर्थक्वेक है, तो ये सब क्या है आपका
एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। तो अगर आपका लॉस हुआ है किससे, नेचुरल डिजास्टर से, अर्थक्वेक वगैरह से, तो वो आपका क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है जो कि प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया गया होगा। क्यों? क्योंकि लॉस है। अब उसका यूज दो जगह होना है। कहां पे होना है? एक तो प्रॉफिट को फाइंड करने में, और दूसरा यहां लास्ट में नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करने में। कैसे? अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड है एज एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट फाइंड करते टाइम उसको प्लस करेंगे। अब मान लो कि इस पे क्या हुआ, हमें कोई क्लेम वगैरह मिल गया, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड हो जाएगा, क्योंकि उस पे हमें क्लेम मिल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट फाइंड करते टाइम माइनस होगा। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका अपोजिट, प्रॉफिट का बिल्कुल अपोजिट। जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस किस में ऐड होता है, फाइंड करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में प्लस करते हैं, तो यहां पे उसको क्या करना है, माइनस करना है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, तो प्रॉफिट फाइंड करते टाइम आपको उसको लेस करना है, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, फाइनली प्लस करना है। तो आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहां पे देखिएगा, हम एक एक पॉइंट को आगे लेके बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं सारी चीजें यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, है ना, बिल्कुल मिक्स मुझे नहीं करना, खिचड़ी नहीं पकानी है। तो देखिए कैलकुलेशन का आपका पहला पार्ट क्या होगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे। ये पूरा फॉर्मेट बता दिया जिससे फ्यूचर में याद रहे आपको आगे की क्लासेस में। दूसरे नंबर पे कैलकुलेशन का पार्ट आपका ये होगा, क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब जब ये कैलकुलेट करना हम पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि डेप्रीशिएशन कैसे निकलता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैसे कैलकुलेट होता है। इसके लिए हमें एसेट्स अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट भी समझना होगा। वैसे मेनली इसका यूज तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसलिए देखेंगे कि दोबारा हमारा रिवाइज भी हो जाएगा जब इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे। और एक चीज, जब हमें पूरा एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए मिलता है, क्योंकि इस बार तो सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया गया है कि 50% आपका जो है नवंबर दिसंबर में होगा और 50% आपका मार्च अप्रैल के टाइम में होगा। तो 50% सिलेबस जो आपका मार्च अप्रैल में होगा, उसी में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। तो अगर उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा तो ये कैलकुलेट करना आपको जरूरी है, इसलिए पूरा डिटेल में देख लें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद ये जानना होगा कि इनकम टैक्स पेड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, या प्रॉफिट के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो ये तो अभी आपको प्रॉफिट बताते टाइम ही इसी के साथ बताया जाएगा कि इनकम टैक्स पेड कैसे निकलता है अगर नहीं दिया है तो, या इनकम टैक्स पेड है तो प्रॉफिट में एक चीज ऐड होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, तो वो कैसे निकलता है। तो वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले इसको मिटा दें, उसके बाद हम पूरा डिटेल में नोट कर लें कि कैसे यहाँ पे प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। पहला तरीका है कि जब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया होगा, जब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया होगा। दूसरा तरीका है जब आपको बैलेंस शीट दिया होगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपके पास ना हो। तो ऐसे कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपको डायरेक्टली दिया होगा, या आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। अगर बिफोर टैक्स है तो और बेटर है, तो अगर आफ्टर टैक्स है तो इसमें ऐड क्या करेंगे,
प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो करंट ईयर में प्रोविजन किया गया है टैक्स के लिए उसे हम ऐड करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो हमें ऐड करने की इसको जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या ऐड होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि अभी बताया था, ठीक है। कोई लॉस होता है, लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐड करेंगे। इसमें से लेस क्या होगा, रिफंड ऑफ टैक्स, अगर कोई टैक्स रिफंड होता है तो उसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अगर हमें कोई क्लेम वगैरह रिसीव हो जाता है जो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक या नेचुरल डिजास्टर हुआ तो वो यहाँ पे लेस करेंगे। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो ये यहाँ भी तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा है, लेकिन डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग में, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको देखने को ये मिलेगा। जो आपका शेयर होल्डर्स फंड पहला मेन हेडिंग है उसमें दूसरा नंबर का सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस उसमें आएगा। अब या तो इस तरीके से दिया होगा या तो इस तरीके से दिया होगा कि आपको ये मान लो 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ऐसे आपको दिया होगा, ठीक है। तो दो कॉलम अगर हमें मिलते हैं, दो अमाउंट मिलते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ये जो लेटेस्ट ईयर होगा इसको क्या बोलेंगे, करंट ईयर, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस, और ये जो उसके पहले का होगा उसको क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस, जो प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी क्लोजिंग के बैलेंस से ओपनिंग के बैलेंस को माइनस करेंगे। ध्यान रखना कि अगर निगेटिव आता है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट यूज करना है, यहाँ पे क्या यूज करना है, ब्रैकेट, माइनस का साइन नहीं लगाना है, माइनस के साइन के लिए क्या यूज होगा, ब्रैकेट यूज होगा। अब इसमें ये चीजें तो ऐड होंगी जो पहले से हो रही थी, कुछ चीजें बढ़ गई, जैसे यहाँ पे डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी डिविडेंड हो, ठीक है, फाइनल डिविडेंड हो, इंटरिम डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड हो, सारे डिविडेंड का पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा, तो वो सारे आएंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब डिविडेंड के लिए ध्यान रखना, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। अब प्रपोज्ड डिविडेंड जब डिसाइड किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के, तो अगर वो इस साल का है, जैसे 31 मार्च 2021 को जो ईयर खत्म हुआ उसके लिए एनुअल मीटिंग नेक्स्ट ईयर में होता है, अगले साल, यानी जो अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो जब भी यहाँ पे लिखेंगे तो हम प्रीवियस ईयर वाला लिखेंगे, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, प्रीवियस ईयर वाला लिखेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पेमेंट होना है। और एक चीज, अगर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड प्रपोज्ड है, अगर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड प्रपोज्ड है तो प्रीफरेंस पे भी होगा, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। प्रीफरेंस शेयर के आगे जैसे आपका 10% प्रीफरेंस शेयर है और यहाँ पे मान लो प्रीफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीज है, तो आपका इक्विटी पे प्रपोज डिविडेंड दिया है तो प्रीफरेंशियल राइट होता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले इन्हीं को मिलना होता है। तो इस पे ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि 10% इसका कितना हुआ, 1 लाख रुपीज क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है, प्रपोज डिविडेंड पेड ऑन या डिविडेंड प्रपोज्ड ऑन प्रीफरेंस शेयर नहीं दिया है, तो भी हमें ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अगर हमने लिखा प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, तो उसका तो अमाउंट हमें दिया होगा बट प्रीफरेंस का नहीं, तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे प्रीफरेंस शेयर कितने का, उसके आगे रेट कितना है उसका, और कैलकुलेट करके लिख देंगे प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर, ऐसे कैलकुलेट करके, ठीक। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर हुआ है पता कैसे चलेगा भाई, ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च 19 को मान लो 1 लाख रुपए रिजर्व में है और 31 मार्च 2020
को हमें बैलेंस दिया है कितना, 2 लाख रुपीस। तो सीधी सी बात है, जब 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया होगा तभी तो 2 लाख रुपए हुआ, तो ये ध्यान रखना। फिर वही चीज, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोविजन किया गया है टैक्स के लिए, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऐड होगा, लेस क्या होगा, रिफंड ऑफ टैक्स, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब एक बात आती है कि अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया है, क्या दिया है, टैक्स पेड दिया है, तो यहां पे आप कैसे पता करोगे कि कितना प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ ड्यूरिंग द ईयर, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कैसे प्रिपेयर होगा, देखिएगा यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट में लिखोगे, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है, प्रोविजन का ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस है। यहां पे आप लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस, क्या लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। अब अगर आपको टैक्स पेड दिया है तो लायबिलिटी का जब भी पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी के अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट होगा, यानी टू बैंक जो टैक्स पे किया वो डेबिट में आया। फाइनली जो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, क्रेडिट साइड में, और ये होगा बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। और ये अमाउंट जब हमें मिल जाएगा तो इसी अमाउंट को लाके हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाओगे तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में मान लो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया है, कई सारे तरीके होते हैं, उसमें सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता, तो क्या लेते हैं, वो सब जब बनाएंगे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हिंट देते हैं कि जैसे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, आपको पता करना है टैक्स पेड, क्योंकि एंड में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से जब माइनस करते हैं हम टैक्स, तो टैक्स पेड माइनस करते हैं। तो हमें वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स अगर दिया है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा, तो जो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर होगा वही हमारा टैक्स पेड हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। बैलेंस शीट दिया है तो ध्यान रखना कौन सा होगा, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, दूसरा वाला यूज होगा केस, है ना। तो इक्विटी शेयर दिया है, प्रीफरेंस शेयर 10% दिया है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, अनपेड डिविडेंड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें proposed equity dividends for the year 2016-17 and 2017-18 are rupees 1,60,000 and rupees 2 lakhs respectively, और सेकंड में an interim dividend of rupees 40,000 on equity shares was paid, so net profit before tax and extraordinary item। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये बन गया टेबल। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बताया था, अगर बैलेंस शीट है या फिर आपको 2 साल का अमाउंट दिया है तो आपका सेकंड केस यूज होगा, और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे किसका, क्लोजिंग का और ओपनिंग का। तो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग and opening balance of surplus that is
बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब यहां पे देखिए सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 2 साल का दिया है, एक 31 मार्च 2018 और एक 31 मार्च 2017। 18 में दिया है 7,20,000 और 17 में है हमारे पास सिर्फ 4 लाख रुपीज। तो देखिए जो लेटेस्ट ईयर होगा, जो सबसे नजदीक हो करंट ईयर, ये करंट ईयर, इसको क्या मानना है क्लोजिंग, और जो प्रीवियस ईयर है वो करंट ईयर का क्या होता है ओपनिंग होता है। तो 7,20,000 माइनस 4 लाख कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,20,000 रुपीज हो जाएगा। अब इसमें ऐड क्या करना है, तो ऐड देखिए जितने भी डिविडेंड्स पेड होते हैं, जितने भी डिविडेंड चाहे इंटरिम हो, प्रपोज्ड हो, फाइनल हो, सारे को ऐड करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर प्लस होता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऐड होता है। देखिए क्या क्या दिया है, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, तो यहां पे डिविडेंड प्रपोज्ड ऑन इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड कितना प्रपोज्ड है दिया था यहाँ पे 16-17 में 1,60,000, 17-18 में 2 लाख। तो 17-18 तो करंट ईयर है, और आपको क्या बताया था जो डिविडेंड प्रपोज्ड है वो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में होता है। तो प्रीवियस ईयर का है 1,60,000, यहाँ पे कितना ले लेंगे 1,60,000। अब एक बात और बताई थी कि अगर इक्विटी पे डिविडेंड प्रपोज्ड है तो प्रीफरेंस पे भी होगा, क्वेश्चन में हो या ना हो। तो यहां पे लिखा तो नहीं है, लेकिन हमें यहां पे डिविडेंड लिखना पड़ेगा। डिविडेंड प्रपोज्ड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स, और प्रीफरेंस शेयर्स हमें यहां पे करंट ईयर में दिए हैं 6 लाख रुपीज। वैसे तो देखना हमें है ओपनिंग से क्लोजिंग में कितना हुआ, अगर सेम है तो क्लोजिंग पे ही लगा दो, अदरवाइज जहां पे चेंज आएगा वो वाला क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मेनली होता क्या, ये चेंज नहीं होता ऐसे कंडीशन में जब क्वेश्चन आपको सिर्फ सिंगल दिया होगा, ठीक है। अदरवाइज चेंज होगा तो उसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। उसमें क्या होगा कि ओपनिंग में आपको कोई अमाउंट दिया, क्लोजिंग में कोई दूसरा अमाउंट, लेकिन दिखाया रहेगा क्वेश्चन में, इन्फॉर्म किया रहेगा कि वो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है शेयर्स की वो किस डेट में हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर ईयर के एंड में इंक्रीज हुई तो उस पर कोई डिविडेंड नहीं होगा, फिर ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे दोनों बराबर है तो क्लोजिंग पे ही कर लेते हैं। तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा 60,000। अब इसके बाद क्या है, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। अब ये ध्यान रखना कि इंटरिम से कोई मतलब नहीं है प्रपोज्ड का। इंटरिम डिविडेंड जो पे किया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को, वहां पे हमें नहीं देखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला कि नहीं मिला, कोई मतलब नहीं उसे, ना हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे दिया है 40,000 रुपीज, इसको प्लस कर लेंगे। अगर कोई अनपेड डिविडेंड है तो उसको पूरा इग्नोर करिएगा क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आएगा, पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल, इसका टोटल हो जाएगा ये 320 और 220 और 40 260, टोटल कितना हो जाएगा 5,80,000। तो यहाँ पे ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया था, ना रिफंड ऑफ टैक्स था हमारे पास, ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था। तो यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये हमारा क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और इसका सॉल्व कर लेते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग 1 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग दिया है वहीं पे आपको 3,36,000।
Dividend paid in the current year 72,000. Interim dividend paid during the year 90,000. Transfer to reserve 1 lakh rupees. Provision for tax for the current year 1,50,000. Refund of tax 3,000. Loss due to earthquake 2 lakhs और इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दी हैं, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो ध्यान रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट जब हमारा क्या होगा सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वही वाला कंडीशन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें ऐड क्या करेंगे, डिविडेंड पेड, चाहे फाइनल हो, प्रपोज्ड हो, इंटरिम हो, कोई भी डिविडेंड पेड हो ऐड कर लो। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ हो उसको प्लस कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर प्लस कर लो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी कि अगर कोई हमारा नेचुरल डिजास्टर से लॉस वगैरह होता है तो वो प्लस होगा। लेस होगा रिफंड ऑफ टैक्स, और अगर उस नेचुरल डिजास्टर का कोई क्लेम हमें मिल रहा है तो वो क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड opening balance of surplus, that is balance in statement of profit and loss, profit and loss। तो देखिए क्लोजिंग आपको 3,36,000 और ओपनिंग 1 लाख से डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 2,36,000। अब इसमें ऐड क्या करना है, जितने भी डिविडेंड पे किए हो, तो यहां पे डिविडेंड पेड इन द करेंट ईयर लिखा है, उसको भी लिख लीजिए। डिविडेंड पेड इन द करेंट ईयर कितना पे किया है, 72,000, इसको लिख लिया। इसके बाद क्या है, इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है, तो उसको भी लिख ले। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया है, इसको पे किया है 90,000 रुपीज। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व है कितना, 90,000, उसको भी लिख लेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व 90,000, सॉरी ट्रांसफर टू रिजर्व है कितना, 1 लाख रुपीज, 1 लाख। इसके बाद हमें दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, इसको भी प्लस करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर कितना दिया है, 1,50,000। इसके बाद इसमें क्या है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक भी ऐड होगा, नेचुरल डिजास्टर से लॉस हुआ है, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक ड्यू टू अर्थक्वेक कितना है, 2 लाख रुपीज है, तो इसको प्लस कर लेंगे इतना, तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसके बाद 7, 9, 16, 521, 2, 2 to 4, 4 on 5, 5 on 6, 6,12,000, तो ये हो जाएगा 8,48,000। और इसमें से हमें लेस क्या करना है, रिफंड ऑफ टैक्स, और रिफंड ऑफ टैक्स कितना था हमारे पास, रिफंड ऑफ टैक्स था 3,000 रुपीज। और फिर जो ये हमारा लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक हुआ, इसके सेटलमेंट में जो इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट हुआ, उससे जो पैसा मिला वो हमारा क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, उसको भी लेस कर देंगे यहां पे। तो ये हो जाएगा प्रोसीड्स, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, इंश्योरेंस
प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर। ठीक है, कितना? 1 लाख रुपीज। तो ये हो गया 1,03,000 लेस हो जाएगा, तो यहां पे जो वैल्यू बचेगी वो कितना होगा? 7,45,000। और यही हमारा क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आगे कि अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया होगा तो उसमें क्या करेंगे? तो भाई उसमें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स होगा। अगर आफ्टर टैक्स दिया है तो उसमें आपको ये दो चीजें, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर और लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक ऐड करना है, और लेस क्या करना है? ये दो चीजें लेस करनी है। अगर बिफोर टैक्स दिया है तो सिर्फ एक ही ऐड होगा जो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक या नेचुरल डिजास्टर है, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, सिर्फ वही होगा। लेस ये दोनों होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा। अगली क्लास में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।